नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल तो कर ली, लेकिन सीएम के फेस को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। दूसरी खबर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी हुई है। शाही ईदगाह परिसर के एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। क्या आया है फैसला, विस्तार से बताएंगे। फिर नजर डालेंगे तीसरी खबर पर, जो कि हरदोई से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। उसके बाद रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां हर्ष फायरिंग करते हुए एक युवक ने रील बनाई है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आखिरी में बात होगी पांचवी खबर की, जो कि अमरोहा से है, जहां स्टैंप चोरी के आरोप में 3 टोल कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर उनके मन टटोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में इस बार तोप के भाव में दावेदार है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत आधा दर्जन नेताओं के नाम शामिल है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हरा के बीजेपी ने जीत हासिल की है, और ऐसे में कई नाम निकल के सामने आ रहे हैं सीएम के रेस में। सीएम के दावेदार कौन है, आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले रमन सिंह का नाम निकल के सामने आया था, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इनका नाम भी दावेदारी की लिस्ट में है। राम विचार नेता पूर्व गृह मंत्री प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, बीजेपी ने प्रचंड बहुमत तो हासिल कर ली है, लेकिन सीएम का फेस कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, ये बड़ा प्रश्न। जी मैडम, कल मैं बता दूं कि कल हम दिन भर वहाँ पर कवरेज किए थे, तो वहाँ पर मेन नाम ओपी चौधरी का चल रहा है, उसके बाद अरुण साव का। और यदि मान लो ट्रैवल से लेते हैं तो रेणुका सिंह का नाम भी बहुत आगे चल रहा है, और विष्णुदेव सहाय का भी नाम है। इस पर मेन जो है हाई कमान के ऊपर डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश सरकार जो 5 साल काम की थी, और डेवलपमेंट जीरो था, यहाँ पर एक भी रोड नहीं बन पाई थी, केवल नरवा धुरवा बाड़ी में भूपेश बघेल ने पूरे 5 साल निकाल दिए, और डेवलपमेंट जीरो होने का हो सकता है ओपी चौधरी यहाँ के छत्तीसगढ़ के चेहरे बन सकते हैं। यदि जातिगत समीकरण भी बनाएंगे तो मेन तो अरुण साव के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साहू जात के लोग कांग्रेसी पक्ष होते हैं, लेकिन उनको अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपने पक्ष में किया। और वर्मा जो कास्ट में अपने उनको रखा गया था, तो वो वर्मा लोग बेसिकली बीजेपी के होते हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह का नाम इसमें नहीं निकल के आ रहा। इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी की सरकार संभाली है, तो क्या अब बीजेपी उन पे भरोसा नहीं जताने वाली है? तो हो सकता है रमन सिंह का 3 साल का जो 3 बार का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए यदि प्रधानमंत्री जी एक युवा चेहरा, और ओपी चौधरी को कलेक्टर रह चुके हैं रायपुर के, तो हो सकता है कि डेवलपमेंट को ध्यान रखेंगे तो ओपी चौधरी बहुत आगे हैं। और अरुण साव की जो छवि एक बहुत साफ सुथरी और संघ की छवि है, तो वो हो सकता है कि इतने बड़े राज्य को डेवलप करना, जहाँ पर बहुत सारी संपदा छत्तीसगढ़ में है, बहुत सारे डेवलपमेंट के बहुत विकास बचे हुए हैं, नक्सलाइट है, बहुत बड़ा नक्सलवाद बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको जीतने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति की बहुत आवश्यकता लगती है। अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी काफी कमान संभाली, उन्होंने भी खासा योगदान निभाया इस पूरे चुनाव में। रणनीति भी बनाई गई, लगातार अमित शाह के साथ वो मीटिंग भी कर रहे थे। ऐसे में अगर अरुण साव का नाम निकल के सामने नहीं आए, तो क्या लगता है टूट देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की? अरुण साव के बहुत सख्त छवि के व्यक्ति हैं, और निश्चित ही अरुण साव भी प्रथम दावेदार बन सकते हैं, क्योंकि पूरा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। रमन सिंह जी उनको बहुत साथ दिए, हाई कमान में अमित शाह भी बहुत आए। वैसे जो प्रेसिडेंट चेंज की गई थी वो अरुण साव की थी, और साहू जो बहुत क्षेत्र छत्तीसगढ़, उनको पक्ष में बीजेपी ने किया, तो निश्चित ही सफलता उन दो की बजाती वर्मा और साहू समाज में मेन है। तो अरुण साव बहुत बड़े दावेदार बन सकते हैं। तो बैठक कब शुरू होने जा रही है, और इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है, कुछ जानकारी है आपके पास? बड़ौदा के जो विधायक टंकराम वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, उनको रात को ही रायपुर तलब कर लिया गया था। वो रायपुर से अपना प्रमाण पत्र लेके सीधा रायपुर निकल गए हैं। और ये जो मार्केट में सुनने की जो खबर आ रही है वो 4 लोग की मेन है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम है, और अरुण साव है, ओपी चौधरी है, और रेणुका सिंह का भी है।
और इन 4 लोगों का नाम किस लिहाज से सामने आ रहा है, और इन 4 में से अगर कोई एक बनेगा तो सबसे सर्वप्रथम नाम किसका निकल के सामने आ रहा है, और किस तरीके का जातीय समीकरण आप देख पा रहे हैं? तो इस जातिगत समीकरण की मान लो सरकार 2024 की अपनी रणनीति करेगी तो फिर अरुण साव पहले आएंगे, क्योंकि 2024 जो मिशन है वो जातिगत समीकरण भी बैठा है, और जिस तरह से माहौल जो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का एक दूसरा छोड़ दिया है, तो फिर अरुण साव सबसे आगे आएंगे। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बीजेपी महिलाओं पे फोकस ज्यादा कर रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में। तो क्या लगता है कि महिलाओं को मौका मिल सकता है, और अगर महिलाओं को मौका मिल सकता है तो क्या रेणुका का नाम इसमें आगे निकल के आ रहा है? प्रदीप, तो निश्चित रूप से यदि मान लो महिला सशक्तिकरण की बात बीजेपी ने की, बहुत अच्छे से की है, और वंदना जो योजना लगाई थी 1,000 रुपये देने के बाद, तो बहुत ही वोट इस छत्तीसगढ़ में भाजपा को पड़ा था, जिससे भी जीत को हासिल आई है। और रेणुका की जो भी है अपने वो भी ट्राइबल से आती हैं, और वो बहुत ही मैंने आदिवासी क्षेत्र से आती है, तो हो सकता है कि वहाँ का डेवलपमेंट चाहिए तो उसके भाजपा नेतृत्व तो रेणुका सिंह बहुत आगे, क्योंकि वो उनको स्पेशल सांसद होने के बाद उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। तो सीएम के रेस में जो दावेदार है, क्या उनको दिल्ली तलब किया जाएगा? यदि हाँ है तो कब तक दिल्ली बुलाया जाएगा आलाकमान की तरफ से? नहीं, मतलब कल जो ओपी चौधरी को आज अमित शाह ने बुलाया था, तो आज वो दिल्ली पहुंच गए ओपी चौधरी, और क्या रणनीति बनती है वो बताएंगे अमित शाह। कल ही उनको आदेश आ गया था, आज वो दिल्ली पहुंच गए। और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे निकल के सामने आ रही है? कितने दिन का टाइम दिया गया है इस सीएम के फेज को तय करने में? नहीं, ऐसा आज ओपी चौधरी जब आने के बाद पता चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 4 नामों की 4 नाम ही चलना मुख्यमंत्री पद के लिए। रमन सिंह जी हैं, कई लोग अपनी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि रमन सिंह जी बहुत अच्छे, क्योंकि उनके नेतृत्व, उनके जो पुराने जो कार्यकाल को उन्होंने बहुत याद किया था कि बीच में जो 5 साल जो कांग्रेस का जो कार्यकाल चला, रमन सिंह की पूरी योजनाओं को ठप कर दिए थे, तो उस निश्चित लोगों को बहुत गुस्सा था इस बात का, कि वो गुस्सा सामने दिख गया कल चुनाव में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है प्रदीप, और कई दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ पे खुद चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के अमित शाह कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका कार्य अब धरातल पे नजर तो आ चुका है, लेकिन कि सीएम के दावेदार के चक्कर में क्या उलट फुलट कुछ नजर आ सकता है? अगर ऐसा हुआ कि किसी को यहाँ पे सीएम बना दिया गया तो रमन सिंह क्या नाराज हो सकते हैं, अरुण साव नाराज हो सकते हैं? तो ये जब जिस समय टिकट का वितरण किया गया था, तो अमित शाह की रणनीति तैयार की गई थी। पहले यहाँ पर सोम माथुर आए थे और मंडविक जी आए थे, उन्होंने 4 लोग ने मिलकर यहाँ पर अपना रणनीति तैयार कर लिया था कि यहाँ पर जातिगत समय को ध्यान में रखते हुए नारायण चंदेल वर्मा जात से आते हैं और अरुण साव साहू जात से आते हैं, और विष्णु देव साहब आदिवासी ट्राइबल है, रेणुका सिंह दोनों आदिवासी। इन 3 जात को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की गई अमित शाह के द्वारा। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। थैंक यू। खबर प्रयागराज से है, जहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। शाही ईदगाह परिसर पर एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। इस दौरान अगले सप्ताह तक हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगले सप्ताह तक हाईकोर्ट का फैसला आएगा और सुनवाई पूरी हो चुकी है, और 18 ऐसी याचिका है जो कि दायर की गई थी इस मामले से जुड़ी हुई, जिन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, फैसला कब? देखिए, हम फैसले का फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 18 याचिकाएं हैं, जिसमें से कुछ याचिकाएं हैं जिस पर फैसला सुरक्षित हुआ है, लेकिन अभी और भी ऐसी याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई आगे की तारीखों में होगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग याचिकाएं हैं उस पर लगातार सुनवाई चल रही है, और कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। खासतौर से एमिकस क्यूरी बना करके उस पूरे मामले के सर्वे कराने की जो मांग थी, उस पर एक तरह से पूरी सुनवाई हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित हुआ है। आज फिर एक मामले पर फैसला सुरक्षित किया है, उसमें भी यही मांग की गई है कि पूरे मामले की एएसआई से जांच कराई जाए। उसमें कुछ पुस्तकों का हवाला दिया गया है जो कोर्ट के सामने भी जो याचिकाकर्ता के वकील है उनकी तरफ से पेश किया गया था। उसमें उन तमाम रेफरेंसेस को दिखाया गया है, और उसमें ये भी बताया गया है
कि मथुरा के जो विक्रय पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल आगरा की शाही मस्जिद में भी किया गया है। ऐसे में वहाँ पे भी एएसआई से अगर सर्वे कराया जाएगा तो उसकी बहुत सी चीजें जानकारी में निकल के आएगी। इस तरह से कह सकते हैं कि लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, इसमें तमाम तरह की जो बातें हैं वो रखी गई। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से कई किताबों का रेफरेंस दिया गया, जो कुछ पुस्तक ऐतिहासिक किताबें हैं उसका रेफरेंस दिया गया। उसमें ये बताया गया कि किस तरह से औरंगजेब ने इस तरह से यहाँ की इस पूरी स्थिति को बदला था और यहाँ के कुछ पार्ट जो विक्रय पार्ट है उसका इस्तेमाल आगरा की शाही मस्जिद में भी किया है। तो ये कह सकते हैं कि जो शाही पूरा इलाके का जो सर्वे है वो कराने की जो मांग की गई थी उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। इसमें कुल 18 याचिकाएं हैं और अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसमें कुछ याचिकाएं हैं, इसमें से एक याचिका जिस पर आज भी फैसला सुरक्षित किया गया उसमें इस बात की मांग की गई थी कि इसका पूरा एएसआई से सर्वे कराया गया। इससे पूर्व भी एक याचिका थी जिसमें एम्यूकस क्यूरी कोर्ट की तरफ से नियुक्त करके इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करे और उसकी वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं पैमाइश करवा करके वहाँ की स्थिति को जो जांच है वो करके रिपोर्ट दे, उस पर भी फैसला सुरक्षित है। ये कहा जा सकता है कि बहुत तेजी से इस मामले में सुनवाई हो रही और आने वाले जो दिन है उसमें किसी भी दिन इस पूरे मामले पर पूरी सुनवाई में दोनों दलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया था कोर्ट में? देखिए, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। खासतौर से जो ईदगाह की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इसकी स्थितियों को बदला गया था औरंगजेब के जमाने में। इसमें काफी कुछ एक तरह से तोड़ फोड़ की गई थी, इसकी स्थितियों को बदला गया था। तो उसको लेकर के एएसआई अगर इसकी जांच करता है तो उसमें बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएगी। इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्रामाणिकता पता चल जाएगी। इसमें जो चीजें पूर्व की चीजें हैं वो क्या थी उसकी जानकारी निकल कर सामने आ जाएगी। इसीलिए वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जो जांच है वो एएसआई से कराई जाए। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है ईदगाह कमेटी की तरफ से जो लोग हैं उनकी तरफ से इस पूरी याचिकाओं को चुनौती दी गई है और उससे कहा गया कि वर्षिप एक्ट के तहत इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। इस तरह की स्थितियां हैं। अब निष्कर्ष निकल के सामने आ जाएगा, क्या कुछ आता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोएब तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरदोई से है जहां हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसाकर गैर समुदाय का युवक फरार हुआ था। बता दें कि पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवती को मुक्त कराया। वहीं युवती का है कि युवती ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था। साथ ही पुलिस मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मामला सुरसा थाना क्षेत्र के भीटा का बताया जा रहा है। मैं नृपेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद हरदोई। यह प्रकरण थाना सुरसा का है, जहां पर आज 112 के जरिए सूचना मिली थी स्थानीय पुलिस को, जहां पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची उस गांव में और वादी से बातचीत करी। तो उसमें यह बात प्रकाश में आई वादी की पुत्री को वादी पर से भगा ले गया एवं धर्म परिवर्तन संबंधी बातें भी वादी के द्वारा बताई गई है। तो उपरोक्त मामले में वादी की तारीख लेकर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई। आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, ये पूरा मामला कैसे था और किस तरीके से फंसाया गया था, कहां तक कार्रवाई आगे बढ़ी? देखिए, आपको बता दें पूरा मामला हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती को एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने उसको पहले बहलाया फुसलाकर बरगला कर उसको अपने साथ ले गया और उसको झूठे दिलासे दिलाकर उसको अपने साथ भगाकर बहला फुसलाकर लेके चला गया। उसके बाद में उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। शारीरिक शोषण करने के बाद में उसको गौमंस खिलाने को लेकर कहा कि तुम गौमंस खा लो और धर्म परिवर्तन तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा और तुम मुस्लिम बन जाओ। ये बात को लेकर जब उसके लड़की को किसी परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने वहां पे थाने में तहरीर दी। जब तहरीर दी तो पुलिस ने लड़की को तो बरामद कर लिया है। फिलहाल अभी लड़का फरार है और हालांकि आपको बता दें कि 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। इसमें एक अज्ञात है जो इन सब मामले में शामिल रहे हैं, उस युवक का जिन लोगों ने साथ दिया है। हालांकि उस युवक के पूरे परिवार के ही खिलाफ एफआईआर है क्योंकि उसमें पूरा परिवार का हाथ बताया जा रहा है जो पीड़ित पक्ष ने बताया है। पुलिस को कहां से मिली ये युवती और कार्रवाई कितना आगे बढ़ने को मिल रहा है? देखिए, पुलिस को जब पता चला जो सर्विलांस के द्वारा
तो पता चला कि जो युवती का जो फोन था और लड़के का जो फोन था उस हिसाब से जो ट्रेस किया गया उसके हिसाब से लड़की फिरोजाबाद से मिली है, लेकिन अभी तक लड़का वहां से फरार है, लड़का नहीं मिल पाया है। लेकिन हालांकि पुलिस लगातार उस लड़के को तलाश कर रही है कि लड़का कहाँ है इस वक्त, और उसके परिवार वालों भी को तलाश कर रही है उस अभी, लेकिन फिलहाल सब मौके से फरार है। कितना और वक्त लगना है? देखिए, अभी पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार अपनी दबिश दे रही है, लेकिन उनके रिश्तेदारी में दे रही है। जो भी जहां तक पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दें, लगातार धर्म परिवर्तन का मामला सामने नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पिहानी थाने, हरदोई की पिहानी थाने का मामला था। वहां पर भी एक महिला के साथ शारीरिक शोषण किया गया। उसके बाद में उसके साथ उसको गौवंश खिलाने को लेकर उसको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। उसमें भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। युवती ने किस तरीके से कांटेक्ट अपने पिता से किया? देखिए, उसको पुलिस लेकर आई थी। जब युवती के पास, युवती वहां से लड़का किसी तरीके से उस लड़की को छोड़ा, बिल्कुल, अब देखना होगा कब तक युवक को पकड़ा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर फतेहपुर से है, जहां हर्ष फायरिंग करते हुए एक युवक ने रील बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पिस्टल से हवाई फायरिंग करता दिख रहा है। इस दौरान पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। और दिल्ली के पंजाबी बाग में फरीदकोट से पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर के सामने गोलीबारी की घटना हुई है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो युवकों को फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है। बता दें कि पूर्व विधायक के घर पर गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ में जुट चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर कुछ खाली कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। तो वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग पैदल आए और घर के सामने हवाई फायरिंग कर चले गए। फिलहाल इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि व्यापार में कर्ज और नुकसान होने के कारण खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। हालांकि कारोबारी ने घर में सुसाइड से पहले सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें सुसाइड नोट में खुद को कर्ज तले दबे होने की वजह बताई है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस महकमे में आधी रात तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। बता दें कि बरेली एसएसपी गुले सुशील चंद्रभान ने 138 सब इंस्पेक्टर के तबादले किए, जहां कप्तान ने 2 एसएसआई को रिवर्ट कर चौकी इंचार्ज बनाया। साथ ही शहर से लेकर देहात तक के थानों में पुलिस लाइन के अलावा एक थाने से दूसरे थाने में तैनात दरोगाओं की पोस्टिंग की। तो वहीं कुछ दिन पहले भी संदिग्ध परिस्थितियों में महिलाओं की हुई मौतों के मामलों की वजह से एसएसपी बरेली ने मीरगंज और बहेड़ी सर्किल के थानों में तबादला किया था। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।